Hello friends, how are you? I am Sanjay Sethi. You are listening chat between me and Google Gemini AI. जिप पजल एक गेम है। मैं इसे खेलता और मैं इसे कई दिनों तक खेलता रहा, परंतु खेलते खेलते मुझे अनुभव हुआ कि ये गेम एक दिमागी पहेली है। इसमें ऐसा होता था कि 1 से 10 तक नंबर होते थे और 12 खाने होते थे। उसमें आपको 1 से लेकर 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से 10 नंबर तक पूरा करके और बाकी के 2 खाने खाली भी बढ़ाने होते थे। और मैं इस गेम को जितना खेलता उतना ही फंसता चला जाता। अंत में मुझे समझ में आया कि ये एक दिमागी जाल है, इसीलिए मैंने इसका नाम रखा कि दुनिया में कुछ प्रश्नों के उत्तर होते ही नहीं हैं। आगे इसे आप एक वीडियो के रूप में या एक कहानी के रूप में सुने। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि मान लीजिए एक बहुत ही जटिल एस्केप रूम है। मतलब एक ऐसी भूल भुलैया वाले कमरे में प्रवेश किया जा रहा है जिसे बहुत चालाकी से बनाया गया है। अच्छा, तो एक दिमागी खेल की तरह। हाँ बिल्कुल, इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि दुनिया के सबसे चतुर और जो सबसे बुद्धिमान लोग हैं वो भी इसे देखकर चुनौती महसूस करें। दीवारें अजीबोगरीब सुरागों से भरी हैं, मेज पर कुछ पुराने नक्शे रखे हैं और हवा में एक तरह के रहस्य की महक है। और जाहिर है कि ऐसे लोग हर एक सुराग को बड़ी मेहनत से डिकोड करने की कोशिश करेंगे। एकदम सही। एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक पहुंचा जाता है, कई घंटों की दिमागी कसरत होती है और अंत में मतलब एकदम आखिर में कमरे के बिल्कुल बीचों बीच एक भारी तिजोरी मिलती है। ओहो, तो मतलब असली खजाना वही है। लोगों को तो यही लगता है। उस तिजोरी को खोलने के लिए सारी बची खुची मानसिक ऊर्जा लगा दी जाती है, पर जब वो भारी दरवाजा चमराते हुए खुलता है तो अंदर क्या मिलता है? कोई खजाना नहीं, कोई अंतिम रहस्य नहीं। तो फिर अंदर होता क्या है? सिर्फ एक खाली पर्ची जिसपे लिखा है, हम यहाँ क्यों आए। अरे वाह, वो जो निराशा का क्षण होता है ना, वो जो एकदम से समझ में आने वाला खालीपन होता है, वो सच में मानवीय मनोविज्ञान का एक बहुत ही जटिल हिस्सा है। बिल्कुल। और आज की हमारी इस गहन चर्चा में सभी का स्वागत है, क्योंकि आज का हमारा विषय कुछ इसी तरह के अजीबो-गरीब अनुभव पर आधारित है। हाँ, क्योंकि हमारा दिमाग किसी भी खालीपन या मतलब किसी भी बिना सुराग वाले अंत को आसानी से स्वीकार करने के लिए बना ही नहीं है। अगर हम विकासवाद के नजरिए से देखें तो हमारा दिमाग एक प्रेडिक्शन मशीन है। प्रेडिक्शन मशीन यानी जो चीजों का पहले से अंदाजा लगाती है। हाँ, इसे पैटर्न चाहिए, इसे हर चीज के पीछे का कारण चाहिए, क्योंकि इसी तरह से तो हमने जंगल में अपनी जान बचाई थी ना। तो ठीक है, आइए इस पूरी बात को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। और वो जो एस्केप रूम वाला उदाहरण मैंने दिया ना, वो बिल्कुल वैसा ही महसूस होता है जब हम आज की स्रोत सामग्री का सामना करते हैं। मैं समझ रही हूँ कि ये इशारा किस तरफ है। हाँ, आज के इस गहन चर्चा में हमारे पास कोई बहुत बड़ी रिसर्च रिपोर्ट या कोई लंबा चौड़ा लेख नहीं है, बल्कि एक बेहद रहस्यमयी यूट्यूब वीडियो है, जो कि अपने आप में काफी दिलचस्प बात है। सच में। ये वीडियो संजय सेठी आई वर्ड मनी नाम के एक चैनल ने अपलोड किया है, और जब कोई इस वीडियो को देखता है तो सबसे पहले नजर इसके शीर्षक पर जाती है। हाँ, और वो शीर्षक ही तो सारी कहानी की शुरुआत है। बिल्कुल। वो शीर्षक इतना दार्शनिक और गहरा है कि कोई भी विचारशील इंसान एक पल के लिए रुक जाए। शीर्षक कुछ इस तरह है, दुनिया में कुछ प्रश्नों के उत्तर होते ही नहीं हैं। ये बुद्धिमानों को उलझाने की एक तरकीब है, और आखिर में एक मुस्कुराता हुआ इमोजी है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये अपने आप में एक बहुत ही साहसिक दावा है। ये केवल एक शीर्षक नहीं है, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक जाल की तरह प्रतीत होता है। एक जाल मतलब जानबूझकर बिछाया गया? हाँ बिल्कुल, ये सीधे तौर पर हमारी उसी बुनियादी मानवीय प्रवृत्ति को चुनौती दे रहा है जिसका मैंने अभी जिक्र किया। हमारी वो भूख जो हर रहस्य को सुलझाना चाहती है। सही बात है। यह शीर्षक खुलेआम घोषणा कर रहा है कि देखो यहाँ एक जाल है, और फिर भी बुद्धिमान लोग इसमें खिंचे चले आते हैं। पर ऐसा क्यों है कि ये जाल सिर्फ बुद्धिमानों के लिए बिछाया गया है? मतलब जब कोई सामान्य व्यक्ति इस शीर्षक को पढ़ेगा तो शायद वो कहेगा कि हाँ सही बात है, दुनिया में हर चीज का जवाब नहीं होता, और वो आगे बढ़ जाएगा। बिल्कुल, सामान्य तौर पर लोग इतना गहरा नहीं सोचते। हाँ, लेकिन एक ऐसा इंसान जो खुद को चतुर समझता है वो वहीं रुक जाएगा। ऐसा लगता है जैसे ये शीर्षक किसी के बौद्धिक अहंकार पर, मतलब उसके ईगो पर एक सीधा प्रहार कर रहा हो। एकदम सही पकड़ा, और यही इस जाल की सबसे बड़ी खूबी है। बुद्धिमत्ता अपने आप में एक तरह का उपकरण है, एक बहुत ही धारदार उपकरण, जिससे हम समस्याएं काटते हैं। हाँ,
और जो लोग इस उपकरण का इस्तेमाल करने में माहिर होते हैं वे अनजाने में हर जगह समस्याएं खोजने लगते हैं ताकि उन्हें सुलझा सकें। तो जब कोई ये दावा करता है कि कुछ प्रश्नों के उत्तर होते ही नहीं हैं, तो एक बुद्धिमान व्यक्ति का दिमाग इसे एक चेतावनी की तरह नहीं लेता बल्कि एक चुनौती के रूप में लेता है। अरे वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। वो सोचता है शायद दूसरों के लिए इसका कोई उत्तर ना हो, लेकिन मेरा दिमाग अलग है, मैं इसे डिकोड कर लूंगा। ये जो अहंकार है ना, यही वो गोंद है जो इस जाल को इतना प्रभावी बनाता है। तो ये शीर्षक एक तरह से हमें ये बता रहा है कि जहां तर्क काम करना बंद कर देता है, वहां अगर हम जबरदस्ती तर्क लगाने की कोशिश करेंगे तो हम केवल उलझेंगे। बिल्कुल। और देखो, यहीं पर आकर ये बात सचमुच बेहद दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि असली खेल तो तब शुरू होता है जब हम इस भारी भरकम दार्शनिक शीर्षक वाले वीडियो के अंदर जाते हैं। हाँ, जहां उम्मीदें एकदम आसमान पर होती हैं। वही तो, हम उम्मीद करते हैं कि अंदर कोई बहुत बड़ा व्याख्यान होगा या शायद ब्रह्मांड के रहस्यों पर कोई गहरा चिंतन होगा, लेकिन जब हम उसके ट्रांसक्रिप्ट पर नजर डालते हैं तो क्या मिलता है? तो वहां कुछ भी नहीं है। कोई दार्शनिक व्याख्या नहीं है, कोई कहानी नहीं है। हमें मिलते हैं सिर्फ 4 शब्द, या यूं कहें एक ही शब्द 4 बार लिखा हुआ है, हीट 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 हीट। बस इतना ही। बस कहानी खत्म, और कुछ नहीं है उस पूरे ट्रांसक्रिप्ट में। और यही वो बिंदु है जहां ये पूरी सामग्री एक कलाकृति में बदल जाती है। शीर्षक के उस विशाल दार्शनिक वादे और ट्रांसक्रिप्ट की इस भयानक शून्यता के बीच का जो विरोधाभास है, वही इसका असली संदेश है। विरोधाभास मतलब जो एकदम उल्टा असर कर रहा है। हाँ, एक तरफ ब्रह्मांड के रहस्यों की बात हो रही है और दूसरी तरफ एक निरर्थक दोहराव है। ये न्यूनतमवाद का, जिसे हम मिनिमलिज्म कहते हैं, उसका एक चरम रूप है जो देखने वाले की उम्मीदों को चकनाचूर कर देता है। पर रुको, क्या हम सच में इसे इतनी अहमियत दे रहे हैं? मेरा मतलब है, क्या हम कुछ ज्यादा ही गहराई में नहीं जा रहे हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि जब मैंने पहली बार इसे देखा तो मेरे दिमाग में सबसे पहला विचार यही आया कि भाई ये कोई मास्टरपीस नहीं है, बल्कि महज एक एआई की तकनीकी खामी है, एक ग्लिच की तरह। हाँ, क्या ये ऑटो कैप्शन का कोई ग्लिच नहीं हो सकता? या शायद बैकग्राउंड में कोई मशीन की आवाज हो, जैसे ट्रांसक्रिप्शन सॉफ्टवेयर ने गलत समझकर बस हीट लिख दिया हो। ये भी एक संभावना है। हम लोग इतनी आसानी से ये मान लेते हैं कि किसी भी बेतुकी चीज के पीछे कोई ना कोई महान तार्किक कारण होगा। क्या पता ये बस एक गलती हो? ये संदेह बहुत स्वाभाविक है और जरूरी भी है। हो सकता है कि ये वास्तव में सिर्फ एक तकनीकी गड़बड़ी ही हो। लेकिन मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि निर्माता की मूल नीयत क्या थी। जो चीज मायने रखती है वो ये है कि शीर्षक ने इसे किस सांचे में ढाल दिया है। मतलब शीर्षक ने पूरी कहानी बदल दी। बिल्कुल। मान लीजिए कि सड़क पर एक खाली कैनवस पड़ा है, लोग उसे कूड़ा समझकर नजरअंदाज कर देंगे। हाँ, कोई ध्यान नहीं देगा। लेकिन अगर उसी खाली कैनवस को एक बड़े म्यूजियम में फ्रेम करके लगा दिया जाए और उसके नीचे लिख दिया जाए कि अदृश्य भावनाएं, तो लोग घंटों खड़े होकर उसमें अर्थ ढूंढने लगेंगे। अरे वाह, क्या सटीक उदाहरण दिया है। यहाँ भी बिल्कुल यही हुआ है। शीर्षक ने इस तकनीकी गड़बड़ी या मजाक को एक दार्शनिक पहेली बना दिया है और हमारा दिमाग विसंगतियों को तुरंत खारिज करने के बजाय उन्हें किसी तार्किक ढांचे में फिट करने की कोशिश कर रहा है। ये तो सचमुच एक डिजिटल आईना दिखाने जैसा हो गया। मतलब ट्रांसक्रिप्ट क्या है, इससे ज्यादा ये अहम है कि हम उस ट्रांसक्रिप्ट के साथ कर क्या रहे हैं। बिल्कुल सही। और ये जो शब्द है हिट, इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। अगर हम मान भी लें कि ये ग्लिच है, तो भी इस शब्द का यहाँ होना बहुत प्रतीकात्मक लगता है। किस तरह से? जरा सोचिए कि किसी कंप्यूटर को कोई ऐसा टास्क दे दिया जाए जिसे वो हल ही ना कर सके। प्रोग्रामिंग की भाषा में इसे इन्फिनिट लूप कहते हैं, जहां मशीन एक ही चीज बार बार करती रहती है। हाँ, प्रोसेसर बस एक ही गणना को बार बार अनंत काल तक करता रहता है। वो कभी नतीजे पर नहीं पहुंचता, और इसका परिणाम क्या होता है? कंप्यूटर का प्रोसेसर तेजी से गर्म होने लगता है, वो हीट पैदा करता है। अगर हम इसे एक बहुत ही व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये उपमा इसके पीछे के न्यूरोलॉजिकल सच को बहुत सटीकता से दर्शाती है। न्यूरोलॉजिकल सच मतलब हमारे दिमाग से जुड़ा हुआ? हाँ, जब इंसान के दिमाग को कोई ऐसी पहेली मिलती है जिसका कोई समाधान नहीं है, तो हमारा दिमाग भी एक तरह के इन्फिनिट लूप में फंस जाता है। मनोविज्ञान में एक अवधारणा है जिसे ज़िगार्निक इफेक्ट कहते हैं। ज़िगार्निक इफेक्ट, ये कैसे काम करता है?
मैंने शायद पहले कभी सुना नहीं। ये प्रभाव बताता है कि इंसान का दिमाग पूरे हो चुके कामों की तुलना में अधूरे या बीच में छूटे हुए कामों को ज्यादा बेहतर तरीके से याद रखता है। अच्छा, तो जो अधूरा है वो दिमाग में अटका रहता है। बिल्कुल। जब हमें कोई पहेली मिलती है तो हमारा दिमाग एक लूप खोल लेता है। जब तक वो पहेली सुलझ नहीं जाती, वो लूप खुला रहता है। दिमाग लगातार न्यूरॉन्स को फायर करता रहता है। ये सोचकर कि शायद कोई पैटर्न मिल जाए। हाँ, ये सोचकर कि इसका कोई तो पैटर्न होगा, कोई तो अर्थ होगा। ये लगातार होने वाली गतिविधि सचमुच में हमारे शरीर का ग्लूकोज जलाती है। मतलब हम असल में थक रहे होते हैं। एकदम, हम सचमुच ऊर्जा खर्च कर रहे होते हैं। और जब कोई अर्थ नहीं मिलता तो वो जो संज्ञानात्मक भार, जिसे कॉग्निटिव लोड कहते हैं, वो बढ़ता है और मानसिक थकान में बदल जाता है। हमें बेचैनी होती है, झल्लाहट होती है, जैसे दिमाग सचमुच गर्म हो रहा हो। बिल्कुल, एकदम कंप्यूटर के प्रोसेसर की तरह। ओहो, तो मतलब ये वीडियो हमारे दिमाग में एक वायरस की तरह काम कर रहा है। ये एक ऐसा सवाल पैदा करता है जिसका कोई जवाब ही नहीं है, ताकि हमारा दिमाग उस खुले हुए लूप को बंद करने के लिए बस लगातार संघर्ष करता रहे। और जितना आप संघर्ष करेंगे उतना ही ज्यादा दिमाग गर्म होगा। और जैसे जैसे हम सोचते जाते हैं कि इन 4 हीट शब्दों का क्या मतलब है, हमारा दिमाग उतना ही ज्यादा हीट होता जाता है। हीट, हीट, हीट और ज्यादा हीट। यही तो बात है। ये ट्रांसक्रिप्ट कोई उत्तर नहीं दे रहा है, बल्कि हमारी उस मानसिक स्थिति का सीधा वर्णन कर रहा है जो इस वीडियो को देखने के बाद हमारी होने वाली है। बिल्कुल सटीक। मैं भी यही बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये उस बुद्धिमान व्यक्ति की दिमागी हालत का नक्शा है जो बिना उत्तर वाले प्रश्न का उत्तर ढूंढने में लगा है। सच में ये तो बहुत ही अद्भुत बात है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो 20वीं सदी की शुरुआत में कला की दुनिया में एक आंदोलन चला था जिसे डाडाइज्म कहते हैं। डाडाइज्म? हाँ, प्रथम विश्व युद्ध की भयावहता के बाद कलाकारों के एक समूह ने तय किया कि अगर दुनिया का कोई अर्थ नहीं है तो कला का भी कोई अर्थ नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जानबूझकर अर्थहीन कलाकृतियां बनाई ताकि समाज की उस व्यग्रता का मजाक उड़ाया जा सके जो हर चीज में तर्क और अर्थ खोजना चाहती थी। ये वीडियो डाडाइज्म का एक आधुनिक इंटरनेट युग का संस्करण लगता है। ये तुलना बहुत दिलचस्प है, लेकिन क्या हम सच में इसकी तुलना डाडाइज्म से कर सकते हैं? मतलब डाडाइज्म एक सोची समझी कलात्मक बगावत थी। हाँ, वो एक पूरा आंदोलन था। और यहाँ तो हम एक YouTube चैनल की बात कर रहे हैं जिसका नाम है संजय सेठिया जी वर्ड मनी। जरा इस नाम को ही देखिए। नाम तो सच में काफी अजीब है। हाँ, इसमें AI, वर्ड और मनी जैसे शब्द हैं। ये किसी विद्रोही कलाकार का नाम तो बिल्कुल नहीं लगता, बल्कि ये इंटरनेट के सर्च इंजन को धोखा देने के लिए बनाए गए कीवर्ड्स का एक बहुत ही सस्ता मिश्रण लगता है। एक स्पैम की तरह। बिल्कुल, जैसे कोई बस येन केन प्रकारेण क्लिक्स बटोरना चाहता हो और पैसा कमाना चाहता हो। तो क्या हम एक साधारण कंटेंट फार्म की चालाकी को उच्च कोटि की कला समझने की भूल नहीं कर रहे हैं? ये एक बहुत ही मजबूत तर्क है और हमें इस पर गहराई से विचार करना चाहिए। हो सकता है कि निर्माता कोई महान दार्शनिक ना हो, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो सिर्फ एल्गोरिदम के साथ खेल रहा हो। हाँ, जो बस व्यूज चाहता हो। लेकिन और इसी से एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा होता है। अगर हम ध्यान से देखें तो क्या एल्गोरिदम के साथ खेला गया ये खेल अपने आप में आधुनिक समाज पर एक व्यंग नहीं बन जाता? व्यंग कैसे? चैनल का नाम खुद चीख चीख कर कह रहा है कि मैं AI, शब्दों और पैसों के इर्द गिर्द घूमता हूँ। इंटरनेट आज एक ऐसा ही समंदर बन चुका है जहाँ जानकारी के नाम पर सिर्फ शब्द हैं जो AI बनाता है। हाँ, जिन्हें AI द्वारा गढ़ा गया है ताकि बस पैसा बनाया जा सके। तो अनजाने में ही सही, ये आज की डिजिटल सच्चाई को तो दिखा ही रहा है। और देखो, यहीं पर वो चीज आती है जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया था। शीर्षक के बिल्कुल अंत में एक स्माइलिंग इमोजी का इस्तेमाल किया गया है। हाँ, वो मुस्कुराता हुआ चेहरा। इतने बड़े दार्शनिक वाक्य के बाद एक साधारण सा हंसता हुआ चेहरा ये सब कुछ कह देता है। ये इमोजी तो इस पूरे प्रयोग की कुंजी है। जब हम इस पूरे परिदृश्य को देखते हैं, एक गहरा शीर्षक, एक अर्थहीन ट्रांसक्रिप्ट और चैनल के नाम में मनी शब्द, तो वो मुस्कुराता हुआ इमोजी ऐसा लगता है जैसे निर्माता हमें देखकर हंस रहा हो, जैसे वो हमारा मजाक उड़ा रहा हो। बिल्कुल। वो जानता है कि उसने एक जाल बिछाया है।
उसे पता है कि बुद्धिमान लोग इस शीर्षक को देखकर खुद को रोक नहीं पाएंगे। वे वीडियो पर क्लिक करेंगे, वे ट्रांसक्रिप्ट को एनालाइज करेंगे और इसी प्रक्रिया में वो उसके वीडियो को व्यूज देंगे। एकदम सही, जिससे एल्गोरिदम उसे और बढ़ावा देगा। हाँ, जैसे वो कह रहा हो कि अरे मैंने तो पहले ही शीर्षक में बता दिया था कि ये एक तरकीब है और इस पहेली का कोई उत्तर नहीं है, फिर भी तुमने क्लिक किया और अब तुम हीट शब्द में गहरे और ढूंढ रहे हो, तुम उलझ गए। ये दर्शक और निर्माता के बीच एक मनोवैज्ञानिक खेल है और दुख की बात यह है कि निर्माता जीत गया है। सच में जीत गया। और अगर हम खुद को देखें तो हम इस वक्त क्या कर रहे हैं? हम वही कर रहे हैं जिसकी चेतावनी शीर्षक ने दी थी। बिल्कुल, हम इस वक्त बैठे हुए एक ऐसी वीडियो का गहन विश्लेषण कर रहे हैं जो स्पष्ट रूप से कह रहा है कि विश्लेषण करना बेकार है। ये तो बहुत ही विडंबना की बात हो गई। ये तो एक मेटा इरोनी हो गई। हम उस जाल में इतनी गहराई तक फंस चुके हैं कि हम उस जाल के धागों की बुनावट पर एक पूरा डिस्कशन कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि ये डैडाइज्म है या ज़िगार्निक इफेक्ट है, जबकि असलियत ये है कि हम बस अपनी मानसिक ऊर्जा खर्च करके और ज्यादा हीट पैदा कर रहे हैं। और शायद यही इस पूरी चर्चा का सबसे खूबसूरत और प्रासंगिक हिस्सा है। ये हमें ये देखने पर मजबूर करता है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में विशेष रूप से डिजिटल दुनिया में कैसे व्यवहार करते हैं। क्योंकि हम लगातार ऑनलाइन ही रहते हैं। हाँ, हम हर दिन घंटों अपने फोन या कंप्यूटर पर बिताते हैं। हम सोशल मीडिया पर अंतहीन बहसों में पड़ जाते हैं, ट्रोल्स के साथ उलझते हैं और ऐसी जानकारियों को खंगालते रहते हैं जिनका हमारे वास्तविक जीवन से, मतलब असल जिंदगी से कोई लेना देना ही नहीं होता। बिल्कुल, हम सूचनाओं के समंदर में गोते लगाते हैं ये सोचकर कि हमें कोई बहुत बड़ी सच्चाई मिलेगी, लेकिन अक्सर हमारे हाथ सिर्फ खाली सीपियां लगती हैं या फिर बस एक निरर्थक शोर, बिल्कुल इस हीट शब्द की तरह। हम सब एक तरह से सॉल्वर बन गए हैं। बिल्कुल, मतलब हर चीज को बस सॉल्व करना है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली और समाज हमें यही तो सिखाता है कि हर समस्या एक ताला है और हमारी बुद्धिमत्ता उसकी चाबी है, जो कि हर बार सच नहीं होता। हमें लगता है कि अगर कोई सवाल है तो उसका एक तार्किक जवाब होना ही चाहिए। लेकिन जैसा कि यह शीर्षक एकदम बेबाकी से कहता है, दुनिया में कुछ प्रश्नों के उत्तर होते ही नहीं हैं। ये बात तो हमें माननी ही पड़ेगी। अगर हम बड़े सवालों की बात करें, जैसे मृत्यु के बाद क्या होता है, ब्रह्मांड का अंत कहाँ है या चेतना क्या है, इंसानियत सदियों से इन पर चर्चा कर रही है। हमने दार्शनिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सिद्धांत बनाए। हाँ, अनगिनत सिद्धांत। लेकिन अंततः क्या ये सब भी हमारी उसी प्रेडिक्शन मशीन वाले दिमाग की उपज नहीं है जो खुले लूप्स को बर्दाश्त नहीं कर पाता? ये एक बहुत ही गहरा विचार है। प्रकृति या कहें तो ब्रह्मांड के पास शायद हमारे लिए कोई उत्तर नहीं है। वे बस मौजूद है। ब्रह्मांड हमसे कुछ नहीं कह रहा है। हम इंसानी हैं जो अपनी सीमित समझ, अपने न्यूरॉन्स और अपनी भाषा के माध्यम से उस असीम शून्यता पर अर्थ थोपने की कोशिश करते हैं ताकि हमें थोड़ी तसल्ली मिल सके। हाँ, जब एक इंसान ये स्वीकार कर लेता है कि कुछ चीजें उसकी समझ से परे हैं और हर चीज का उत्तर ढूंढना व्यर्थ है, तो वो एक तरह की बौद्धिक शांति प्राप्त कर सकता है। और अगर वो नहीं मानता है तो अगर वो उस जाल में फंसा रहता है तो वो बस एक ओवरहीटिंग कंप्यूटर की तरह अपनी ऊर्जा नष्ट करता है और फ्रस्ट्रेट होता रहता है। तो फिर अंत में इस सब का असल मतलब क्या निकलता है? मतलब इस पूरे संजय सेठी एआई वर्ल्ड मनी वाले प्रयोग ने, चाहे अनजाने में ही सही, हमें ये सिखाया है कि हमारी अपनी बुद्धिमत्ता ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है। बिल्कुल, बुद्धिमत्ता का अहंकार हमें अंधा कर सकता है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि अज्ञानता ही सभी दुखों का कारण है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि ज्ञान की अतृप्त भूख भी हमें कैसे मानसिक रूप से एकदम थका सकती है। सही कहा। इस वीडियो के न्यूनतमवाद ने, मतलब उस खालीपन ने, एक बहुत बड़ा शून्य पैदा किया और उस शून्य ने हमें मजबूर किया कि हम खुद के भीतर झांके। ज्ञान केवल ये जानना नहीं है कि क्या सोचना है या दुनिया को कैसे समझना है। मेरी राय में सच्चा ज्ञान ये भी है कि यह पहचाना जाए कि कब नहीं सोचना है, कब रुक जाना है, एकदम कब हमें किसी पहेली को वहीं जमीन पर छोड़ देना है और बस आगे बढ़ जाना है। और वो जो मुस्कुराता हुआ इमोजी है ना, जो पहले मुझे एक बहुत ही चालाक इंसान की व्यंग्यात्मक हंसी लग रहा था, वो अब मुझे थोड़ा अलग नजर आ रहा है। अब कैसा लग रहा है? अब वो मुझे किसी ज़ेन मास्टर की रहस्यमयी मुस्कान जैसा लग रहा है। जैसे वो शांति से कह रहा हो कि जिंदगी को एक गणित के सवाल की तरह हल करने की कोशिश मत करो, बस इसे जियो। ये नजरिया बहुत ही सकारात्मक है। अगर सामने सिर्फ हीट 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 लिखा है तो उसमें दर्शन मत ढूंढो, बस हंसो और अपने ब्राउजर का टैब बंद कर दो। ये परिप्रेक्ष्य में एक बहुत ही शानदार बदलाव है। हम उस खालीपन या शून्यता को किस तरह से देखते हैं, ये पूरी तरह से हम पर ही निर्भर करता है। हाँ,
चुनाव हमारा। हम उसे एक हल न की जा सकने वाली पहेली मानकर फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, या फिर हम उसे एक अनुस्मारक के रूप में, एक रिमाइंडर के रूप में ले सकते हैं कि ब्रह्मांड को हमारी समझ की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, और इसी के साथ हम वापस उसी एस्केप रूम के दरवाजे पर आ खड़े होते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, जहां सब कुछ खाली था। हाँ, तो कल्पना कीजिए कि वो तिजोरी खोली गई और उसमें से वो खाली पर्ची निकाली गई। अब सामने दो विकल्प हैं, या तो उस पर्ची के कागज की मोटाई, उसकी स्याही, उसके फॉन्ट का विश्लेषण करते हुए उसी घुटन भरे कमरे में अपना सारा जीवन बिता दिया जाए, ये सोचते हुए कि इसमें कोई गुप्त संदेश छिपा है। हाँ, या फिर एक गहरी सांस ली जाए, उस पर्ची को वहीं मेज पर रखा जाए, ये स्वीकार किया जाए कि इस कमरे में कोई खजाना नहीं है और शांति से बाहर निकलकर खुली हवा का आनंद लिया जाए। मुझे लगता है कि दूसरा विकल्प हमेशा बेहतर होता है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो चलिए, ये सब हमें एक बहुत ही रोचक सवाल के साथ छोड़ जाता है जिस पर हम सभी को जरूर विचार करना चाहिए। और वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि अगर हमारी बुद्धिमत्ता का मुख्य काम जटिल समस्याओं को सुलझाना है, तो क्या बुद्धिमत्ता की सबसे ऊंची और सबसे परिष्कृत सीढ़ी ये पहचानना नहीं है कि किस पहेली को हमेशा के लिए अधूरा ही छोड़ देना चाहिए, ताकि हमारा अपना मानसिक सिस्टम कभी ओवरहीट ना हो? जरा सोचिएगा इस पर। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।